Hello everyone, welcome to Study Smart IES PCS. In continuation with our Lakshya 120 series, we shall move ahead with the topic of ancient history, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे जैनिज्म को पढ़ना। जैनिज्म में 3 रत्ना होते हैं जिससे हमें अपनी एग्जिस्टेंस का एम पता चलता है। वो 3 रत्ना कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक जना और सम्यक करण। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन और कंडक्ट। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, 3 रत्ना, राइट। इनका मतलब तो पता ही है, नाम से पता है, विश्वास मतलब फेथ। फेथ किस में? आपके जो तीर्थंकराज है उसमें फेथ रखना है। राइट नॉलेज, सही नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और राइट कर्म या राइट आचरण, अपना आचरण सही रखो, अपने कर्म सही रखो, ठीक है। तो ये 3 जो है 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म है, 3 रत्ना है। तो ये KFC है, याद रखना इसको, ठीक है। नॉलेज फेथ कंडक्ट, KFC से याद रखोगे तो याद रहेगा कि बहुत बुद्धिज़्म में भी ऐसी चीज़ें हैं, तो दोनों में मिक्स मत कर देना आपस में, राइट। KFC जैनिज्म का है, ये चीज़ ऐसे याद रखना। जैनिज्म में 5 तरह की कस्में ली जाती हैं, 5 वाउज ऑफ जैनिज्म। अहिंसा, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। सत्य, कभी झूठ नहीं बोलना। अस्तेय मतलब कभी स्टील नहीं करना, ठीक है, कुछ चुराना नहीं है। अपारिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, कोई बहुत ज़्यादा पोजेशन करने की कोशिश नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो पता ही है, ठीक है। तो ये जो है 5 चीज़ें हैं, 5 व्रत हैं जैनिज्म में, ठीक है। ये व्रत लिए जाते हैं। द फर्स्ट 4 वाउज वेर लेट डाउन बाय पार्श्वनाथ। इनमें से जो पहले 4 हैं वो पार्श्वनाथ नाम के जो तीर्थंकर थे उन्होंने बताए थे, और 5th वाला महावीर ने ऐड किया था। तो ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा ब्रह्मचर्य का जो इनमें से कौन सा महाव्रत है जो कि महावीर के टाइम पे ऐड किया गया था। तो ब्रह्मचर्य वॉज एडेड ड्यूरिंग द महावीर पीरियड, राइट। तो ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जैनिज्म में बहुत तरह की नॉलेज प्रिप्लेमेंट है, राइट। जैसे कि मति जना, मति से मतलब बुद्धिमति, सुना होगा आपने, राइट। मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे आप परसीव कर सकते हो चीज़ों को, उसकी जो नॉलेज है, ठीक है। आपके जो खुद की इंटरनल बुद्धि जो कह रही है, इंट्यूशन जो कह रहा है, उसके बेस पे जो नॉलेज है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, राइट। आपका ब्रेन हो गया, जो सेंस कर सकते हैं, उनकी थ्रू जो नॉलेज जा रही है वो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज है, ठीक है, मति जना। दूसरा श्रुता जन, मतलब जो आपने सुना हुआ। कौन सी नॉलेज सुन सुन के आगे पास ऑन होती है? स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई नॉलेज, श्रुति पढ़ते हैं ना वैदिक पीरियड में, तो वैसे ही श्रुत जना मतलब जो हमने सुना है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो सुना है, तो वैसी नॉलेज। तीसरी है अवधि जना, क्लैरवॉयंट परसेप्शन, मतलब आपकी जो दिव्य दृष्टि है, जो आपका अंतर ज्ञान है, उसके थ्रू जो नॉलेज मिलती है वो अवधि जना बोलते हैं। इसके अलावा मनः पर्याय जना, टेलीपैथिक नॉलेज, मतलब बिना कुछ बोले एक दूसरे के मन की बात समझ लेना, वो चीज़ टेलीपैथिक नॉलेज। कैवल जना मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, राइट। ओमनीसियंस मतलब जितनी नॉलेज है मैक्सिमम नॉलेज को अटेन करना, राइट। तो ये हो गया कैवल जना। तो ये 5 तरह की नॉलेज भी इसमें है। अभी तक हमने जैनिज्म की 5 तरह की नॉलेज देख ली, 5 तरह के व्रत देख लिए और 3 तरह के रत्न देख लिए, राइट। ये तीनों भूलोगे तो नहीं, 3 5 5 याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन यही आता है कि बस ये ऐसे दे देगा, अवधि जाना, ठीक है, या आस्ते, ऐसे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आपको इसीलिए ये टर्म थोड़े से याद होने चाहिए कि आपने ये चीज़ जैनिज्म में पढ़ी थी। स्यादवाद की थ्योरी थोड़ी सी ऐसी है कि थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हैं, राइट, कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई एक चीज़ गलत या सही नहीं होती। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, ठीक है। स्यादवाद को इसीलिए अनेकांतवादी बोलते हैं कि हर किस सिक्के के 2 पहलू होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। इसमें जो है स्यादवाद में 7 मोड्स ऑफ डिडक्शन बताए गए हैं, जिसको सप्तभंगी न्यायवाद बोला जाता है, कि हर एक थ्योरी के 7 तरह की थ्योरीज हो सकती हैं, मतलब उसके 7 तरह के परसेप्शन पॉसिबल हो सकते हैं हर एक थ्योरी के। इसको सप्तभंगी न्यायवाद बोलते हैं, राइट। कभी भी एब्सोल्यूट अफर्मेशन किसी चीज़ को लेके, एब्सोल्यूट नेगेशन, दोनों ही गलत है। कोई चीज़ एकदम सही है, कोई चीज़ एकदम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ का बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इस थ्योरी को स्यायवाद थ्योरी बोलते हैं, याद रखना। स्यायवाद जैनिज्म की थ्योरी है, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी जैनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या है जो महावीर ने बताए थे? सबसे पहले तो वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया गया। दूसरा, गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे जैनिज्म में। तीसरा, कर्म में बिलीव होता है, और ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव होता है कि सोल ट्रांसमिग्रेट करती है, राइट। इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इंफेसिस दिया गया था। तो ये प्रिंसिपल जैनिज्म के आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा जैनिज्म में इंपॉर्टेंट है 2 काउंसिल, इनके 2 काउंसिल ये थे, एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी में। पहले के चेयरमैन स्थूलभद्र थे, दूसरे के देवर्दिक श्रमणा, ठीक है। इसको पैट्रोनाइज किया था फर्स्ट वाले को चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखना कि फर्स्ट वाले में 12 वंगास का कंपाइलेशन किया गया था, जैन टेक्स्ट का, और सेकेंड वाले में 12 वंगास के साथ साथ 12 वंगास का फाइनल कंपाइलेशन किया गया था। याद रखना ये दोनों जैन काउंसिल लगभग 200 साल के गैप पे हुए थे। ये 200 साल सिर्फ देखने में लग रहा है, एक्चुअली दिस इज 800 ईयर्स, ठीक है। आपको लगेगा 300 500, बट ये उल्टा चल रहा है, 320 ही है, राइट।
तो याद करने के लिए याद रखना 300 और 512, बट वैसे ये 800 है, ठीक है, 800 साल, 8 सालों का गैप है, राइट। तो 300 BC में पहला वाला हुआ था और 512 AD में जाके सेकेंड वाला हुआ था, राइट। तो कैसे याद रखोगे, फर्स्ट वाला याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, कि पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र चेयरमैन थे, ये कैसे याद रखोगे, सिंपल सी बात है। जैनिज़्म नया नया स्टार्ट हुआ था 300 BC में, इनका फर्स्ट जो है काउंसिल हुआ, तो इन लोग का ज़्यादा कुछ बैठने का था नहीं, तो इन्होंने पतली सी स्टूल ले रखी थी, उसी पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे। पतली सी स्टूल फर्नीचर वाला होता है ना स्टूल, तो पतली सी स्टूल थी, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे फर्स्ट काउंसिल में, इस तरह से इमेजिन कर लो, राइट। पटली से पटलिपुत्र, स्टूल से स्थूलभद्र, और चंद्रगुप्त मौर्य उस पर बैठे हुए हैं पतली स्टूल पे। तो 300 BC में इस तरह से फर्स्ट जैन काउंसिल आपको याद हो गया। सेकेंड वाले में फिर लगभग 800 सालों बाद जब हुआ ये वाला वल्लभी वाला, राइट, इसको चेयरमैन बने देवर्दिक श्रमणा। कैसे याद रखोगे इनका नाम, सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले में क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को पतली स्टूल में बिठा दिया गया था, इसलिए सेकेंड वाला में सभी देवताओं से क्षमा मांग रहे थे ये लोग, राइट। सेकेंड वाला में सभी देवताओं से क्षमा मांग रहे थे, देवर्दी क्षमक श्रमणा, ठीक है। तो देवर्दी क्षमक श्रमणा थोड़ा सा देवों से क्षमा मांगने से साउंड कर रहा है। सेकेंड वाले में मांग रहे थे क्षमा, तो सेकेंड वल्लभी में हुआ था, राइट। तो सेकेंड वाला और देवर्दी क्षमणा, इस तरह से ट्रिक से याद कर लें इसको, ठीक है। सेकेंड वाले में देवों से क्षमा मांग रहे थे, फर्स्ट वाले में क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को पतली स्टूल में बिठा दिया था। अगेन दीज थिंग्स आर, अगर आपको ऑलरेडी याद है तो ध्यान मत देना, जिनको नहीं याद है, कुछ लोग पहली बार याद करते हैं, तो उनके लिए ये ऐसे वर्ड कनेक्शन ज़रूरी हो जाते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा फिर हैक्टिक हो जाता है, राइट। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट रीड द PDF एंड मूव ऑन, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें यहीं पे आपको याद हो जाए, ओके। जैन लिटरेचर में जो श्वेतांबर सेक्ट था जैन का, जैन के 2 सेक्ट थे, पता होगा आपको, श्वेतांबर दिगंबर। तो श्वेतांबर वाले जो सेक्ट के लिटरेचर थे वो प्राकृत में लिखे गए, और इनको अर्धमगधी प्राकृत बोला जाता है, राइट। और इसमें बहुत सारे लिटरेचर हैं, 12 अंगाज हैं, 12 उपंगाज हैं, राइट, 10 परिकरणाज हैं, छेद सूत्राज हैं, ठीक है, और माल सूत्राज हैं, सूत्र ग्रंथाज हैं। ये सारे अगर कभी भी नाम आए कि किससे रिलेटेड है तो याद रखना जैनिज्म से रिलेटेड है, राइट। इसमें पूर्वा होते हैं, पूर्वा या पर्व बोल सकते हैं, 14 पूर्व या पर्व है, ठीक है। ये जो पूर्व और पर्व हैं, ये 12 अंग है ना, इसी का पार्ट है, ठीक है। और ये जो पूर्व और पर्व है, ये एक्चुअली ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीरा के टीचिंग के, ठीक है। तो पूर्वा पर्वा कभी आए क्वेश्चन 14 पूर्वा रिलेटेड टू, तो बोल देना कि महावीरा की टीचिंग है, जैनिज्म लिटरेचर का पार्ट है, राइट। ओल्डेस्ट टीचिंग ऑफ महावीरा इन्हीं में है, 14 पूर्वाज में। इनके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर है, जैसे कि कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, राइट। इसके अलावा भद्रबाहु चरित, ठीक है, परिशिष्ट परवान, ये सब हेमचंद्र ने लिखा है, राइट। तो ये भी याद रखना। जैनिज्म में ये सेक्ट्स डिवाइड कैसे हो गए, 298 BC में बहुत सीरियस फमीन आया था मगध रीजन में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जैन मॉन्क्स जो है साउथ में चले गए, राइट। श्रवण बेलागोला कर्नाटक में जगह है, वहाँ चले गए। उनके साथ गया कौन था, भद्रबाहु गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे, राइट। उसके बाद वो लोग 12 साल बाद वापस आए, ठीक है। द लीडर ऑफ ग्रुप विच स्टेड बैक एट मगध वॉज स्थूलभद्र। यहाँ पे जो लीडर रुका हुआ था, जो नहीं गया साउथ में, वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। अब जब ये लोग साउथ से वापस आए, भद्रबाहु वगैरह, इन्होंने कहा कि भाई क्लोथ्स वगैरह नहीं पहनने हैं, ठीक है, ये महावीरा की टीचिंग है। लेकिन मगध वालों ने बोला नहीं, हम तो वाइट क्लॉथ पहनेंगे, इसलिए मगध वाले श्वेतांबर बन गए और साउथ वाले दिगंबर बन गए, राइट। जो वाइट क्लैड है वो श्वेतांबर है, और स्काई क्लैड है वो दिगंबर है। श्वेतांबर्स को लीड कर रहे थे स्थूलभद्र, और दिगंबर्स को लीड कर रहे थे भद्रबाहु, राइट। दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जैन आर्किटेक्चर्स में हाथी गुम्फा केव याद रखनी है, ठीक है। उदयगिरी, खांडगिरी उड़ीसा में केव्स हैं, खारवेला किंग की, ये सारी चीज़ें जैन आर्किटेक्चर हैं। इसमें बहुत सारे जैन आर्किटेक्चर को डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावा दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में, ठीक है, गिरनार और पलिटाना गुजरात में, पावापुरी टेम्पल है बिहार में, राजगृहा टेम्पल है बिहार में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट गोमेतेश्वर बाहुबली का स्टैचू है श्रवण बेलागोला कर्नाटक में, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जैन आर्किटेक्चर भी याद रखना है आपको। पूछा जाएगा कि ये विमल शाही टेम्पल, दिलवारा टेम्पल का बुद्धिज्म से रिलेटेड है या जैनिज्म से, तो पता होना चाहिए कि नहीं, ये जैनिज्म से रिलेटेड है, ओके। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में 483 BC में। चेयरमैन थे महाकश्यप, और किसने पैट्रोनाइज करा था, अजातशत्रु ऑफ हरण्यक डायनेस्टी। फर्स्ट वाले में सुत पिताका और विनय पिताका को कंपाइल करा गया था। किसने कंपाइल करा था, सूत पिताका को आनंद ने, और विनय पिताका को उपाली ने, राइट। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 BC में, ठीक है, वैशाली में। इसके चेयरमैन थे सबाकामी। यहाँ आपको पैट्रोनाइज किया गया था कालशोक के द्वारा। कालशोक कौन सी डायनेस्टी के राजा थे, शिशुनाग डायनेस्टी के, राइट। इसके अलावा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 BC में पाटलिपुत्र में। चेयरमैन वाज मोगालीपुत्र तीसरा, पैट्रोनाइज्ड अंडर अशोका मौर्यन किंग, राइट। और यहाँ पे अभिधम्म पिटाका की रचना हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में हुआ था कश्मीर में,
चेयरमैन वासुमित्र थे और पैटर्नाइज्ड बाई कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इंटू हिनायन और महायान हुआ था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सुत्त पिताका, विनय पिताका कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखे गए थे? तो फर्स्ट में लिखे गए थे। अभिधम्म पिताका कौन से में कंपाइल किया गया था? तो थर्ड में किया गया था। बुद्धिस्ट का डिवीजन हिनायन और महायान में कब हुआ था? फोर्थ, लास्ट वाले में हुआ था। राइट, ये 3 फैक्ट तो आपको इंपॉर्टेंट पता ही होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए इनके ईयर, इनके वेन्यू, इनके चेयरमैन और किसने पैटर्नाइज करा था। तो इसको कैसे याद करोगे? सबसे पहले तो इनके ईयर याद कर लो। देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, ये तीनों लगभग 100 साल के गैप पे हुए हैं। राइट, 483, फिर 383, 100 ईयर्स बाद, फिर ये वाला भी लगभग 100 साल बाद हुआ है। 283 में होना था बट 250 ईस्वी में हुआ। राइट, तो फर्स्ट तीनों के तो ईयर आपको याद आएंगे, 483, 283 और 250, लगभग 100 ईयर्स के गैप पे हुए हैं। फोर्थ वाला काफ़ी सालों बाद हुआ, 250-300 साल बाद, 98 AD में। राइट, तो ये याद रखना, कश्मीर वाला काफ़ी सालों बाद होता है। इस तरह से आपको इसके ईयर याद रखने हैं। दूसरा ये भी याद रखना है आपको कि फर्स्ट वाले में क्या क्या हुआ था और कौन राजा था, कौन चेयरमैन था। राइट, तो याद रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धा थे उन्होंने बोला कि पता करो मेरे राज में कितने शत्रु हैं। ठीक है, बुद्धा ने क्या बोला? पता करो कि मेरे राज्य में कितने शत्रु हैं। याद रखना, ऐसा सच में नहीं हुआ था, ये सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ आपको। राइट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा ने बोला पता करो मेरे राज्य में कितने शत्रु हैं। ठीक है, और शत्रु पता चल जाए तो पकड़ के उनकी पिटाई करो। सुत पिटाई, विनय पिटाई। ठीक है, सुत पिता का, विनय पिता का याद हो गया। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा ने बोला पता करो मेरे राज में, राज मतलब राजगृह, कितने शत्रु हैं। शत्रु मतलब अजात शत्रु, और उनकी पिटाई करो। सुत पिताक, विनय पिताक। राइट, और अगर ऐसा नहीं किया, पिटाई नहीं की, तो भाई ये शत्रु जो है कल को स्यापा कर देंगे। ठीक है, स्यापा हो गया कहते हैं ना। तो महाकश्यप जो है चेयरमैन थे। इस तरह से आपको ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की कहानी याद रखनी है। राइट, अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा ने बोला कि पता करो कौन कौन मेरे राज्य में ऐश कर रहा है। ठीक है, कौन कौन ऐश कर रहा है और कौन कौन कलेश कर रहा है। राइट, ऐश मतलब वैशाली, कलेश मतलब काला शोक। बुद्धा बोला पता करो कौन कौन ऐश कर रहा है, ऐश मतलब वैशाली। राइट, और कौन कौन कलेश कर रहा है, कलेश मतलब काला शोकम। और ये जो ऐश कर रहे हैं वही लोग तो कलेश करेंगे ना। जो लोग ऐश ज़्यादा करते हैं उनके पास फ्री टाइम रहता है, तो वही लोग कलेश करते हैं। फिर वही लोग बोलते हैं कि हमें कुछ चेंज चाहिए। ठीक है, हमें रिचुअल्स पसंद नहीं आ रहे, चेंज चाहिए। इसी वजह से डिवीजन हो गया था। इसमें भी स्थारावादिन्स अलग हो गए थे और महासंघिकाज अलग हो गए थे। राइट, तो कलेश और ऐश से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद रखना है। राइट, जो ऐश कर रहे हैं वही लोग कलेश कर रहे हैं कि हमें रिचुअल्स चेंज करने हैं, हमें डिवीज़न कर देना है, स्थारावादिन्स का अलग और महासंघिका का अलग। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको हमेशा सब कुछ में कुछ ना कुछ कमी ही लगती है। सब कुछ में कमी ही लगती है, सब कमी। ठीक है, उनको सब कुछ कमी दिखता है, इसलिए ऐश करने वाले हमेशा कलेश करते हैं क्योंकि उनको सब कुछ कमी दिखता है। राइट, सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं, इसी वजह से डिवीज़न हो रहा था। तो इस तरह से चीज़ों को लिंक करके याद करोगे तो याद रहेंगी। राइट, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा ने बोला कि पता करो कौन कौन ऐश कर रहा है, क्योंकि जो ऐश कर रहा है वही कलेश कर रहा है। वैशाली काला चौका याद हो गया, और कलेश इसलिए करो क्योंकि सब कुछ कम ही लगता है, तो सब कमी। राइट, इस तरह से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तो आपको याद हो गया। अब बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। जैसे फर्स्ट में बुद्धा ने पता किया पता करो कौन कौन मेरे राज्य में शत्रु है। राइट, उसकी पिटाई होगी। सेकंड में पता किया कि भाई कौन कौन ऐश कर रहा है क्योंकि वही कलेश कर रहा है, कुछ ना कुछ कमी लग रही है। वैसे ही थर्ड में बुद्धा ने पता किया कि पता करो मेरे राज्य में कौन कौन टल्ली होके घूम रहा है। पाटली मतलब टल्ली होके घूम रहा है, और टल्ली होके शोक मनाते हैं ना लोग। टल्ली क्यों होते हैं, मतलब क्यों ड्रिंक करते हैं? क्योंकि शोक मनाना होता है। तो टल्ली होके शोक मना रहा है। कौन कौन ऐसा कर रहा है पता करो। उसकी सिर्फ पिटाई ही मत करना, उसकी धुनाई भी करना। तो अभी धम्म पिटाक। राइट, तो पिटाई के साथ साथ धुनाई भी होगी अगर आपने टल्ली होकर शोक मनाने की कोशिश करी तो। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑल अबाउट दैट। राइट, तो बुद्धा ने क्या बोला कि पता करो कौन कौन टल्ली होकर घूम रहा है, मतलब पाटलिपुत्र, और टल्ली जो हुआ है वही शोक मना रहा है। राइट, तो अशोक याद रखना उससे, और उसकी पिटाई करो, उसकी धुनाई भी करो, मतलब अभिधम्म पितक। ओके, मगर इसके साथ एक शर्त भी थी कि भले ही पिटाई करना, धुनाई करना, बट नो गाली, गाली गलौज मत करना। मो गाली से याद रखना, नो गाली। ठीक है, पिटाई होगी, धुनाई होगी, अभिधम्म पिटक, बट आप टल्ली होकर शोक मना रहे हो लेकिन आपको गाली नहीं पड़ेगी, नो गाली। ठीक है, तो नो गाली, नो गाली याद रखना। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो इजी है, बहुत सालों बाद कश्मीर में हुआ। कनिष्क कश्मीर एक जैसे साउंड भी करते हैं, और चेयरमैन इसके वासुमित्र हैं, ये आप खुद से याद रख लेना। ओके, यह भी याद रखना कि फोर्थ वाले में बुद्धिज़्म को डिवाइड किया गया था हिनायान और महायान में। इस तरह से आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो टफ होते हैं याद करने में, एक बार इन स्टोरीज़ को याद कर लोगे तो अपने आप आपको ऑप्शंस देख के क्लिक कर जाएगा। ओके,
आपको बस इतना याद रखना है, पहले वाले में हम शत्रु को ढूंढ रहे थे बुद्धा, दूसरे वाले में ऐश करने वाले ढूंढ रहे थे, और तीसरे वाले में टल्ली होने वाले को ढूंढ रहे थे। ठीक है, ये तीनों याद रखना है बस। बुद्धिज़्म के 4 नोबल ट्रूथ हैं, इसीलिए मैंने जैन में आपको KFC पहले ही याद करा दिया ताकि आपको पता रहे कि फेथ, कंडक्ट और नॉलेज जैन का है। उसके अलावा आगे 4 नोबल ट्रूथ है, राइट। 8 फोल्ड पाथ हैं, तो 8 फोल्ड पाथ कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे जैनिज्म बुद्धिमत में, राइट। इसलिए आपको दोनों चीज़ें अलग अलग याद होनी चाहिए। पहले 4 नोबल ट्रूथ को समझ लेते हैं। चतवारी आर्य सत्यानी इसको बोलते हैं, राइट। लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, ज़िंदगी में दुख ही दुख है, सब्बम दुखम। ठीक है, लेकिन उस सॉरो के कुछ कॉजेज़ हैं, ठीक है, और वो सॉरो स्टॉप भी किया जा सकता है, यानी कि निर्वाण। ओके, देयर इज़ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो, एक उस दुख को पार करने का एक रास्ता भी है, राइट। ये 4 ट्रूथ हैं कि लाइफ में दुख तो है, उस दुख के कारण है। कारण क्या बताया गया था? डिज़ायर्स को। इस सॉरो को ख़त्म किया जा सकता है और उसके लिए एक रास्ता भी बना गया है, ठीक है, कि सॉरो कैसे ख़त्म करना है। उसी को बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। वो जो 8 फोल्ड पाथ है वही रास्ता है सॉरो से उभरने का, राइट। ये जो कॉजेज ऑफ सॉरो है, प्रत्यक्ष समुत्पदा, मतलब प्रत्यक्ष समुत्पदा मतलब प्रत्यक्ष समुत्पदा यही कहता है कि भाई थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कॉजेज ऑफ सॉरो है, इसलिए प्रत्यक्ष समुत्पदा का यही मतलब ही है, राइट। इम्परमानेंस थ्योरी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ मोमेंट्री है, राइट। तो ये शंभंग वेद में लिखा, शंभंगवाद में, राइट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, इतना मैंने बताना। सॉरो का काज क्या है? कॉज क्या है? डिज़ायर है। डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, ओके। और आपकी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करना मतलब सॉरो को स्टॉप करना, क्योंकि सॉरो का अंत होगा तभी हमें इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस मिलेगी, जिसका मतलब लिबरेशन होता है। लिबरेशन किस चीज़ से? बर्थ और डेथ के साइकिल से आज़ाद हो जाना, ट्रू सेंस में, तब जाके निर्वाण मिलेगा। यानी कि जब हमारा सॉरो खत्म होगा, हम पीस और ब्लिस को अटेन करेंगे, तभी हम लिबरेट हो पाएंगे, यानी बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी फिलॉसफी बुद्धिज्म की समझ आई होगी। अब जो रास्ता दिखाया है, पाथ, जिससे सॉरो से बाहर निकल सकते हैं, उसको बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ या फिर अष्टांगिका मार्ग। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, ठीक है। अब इसमें देखो, जैनिज्म और सिर्फ एक चीज़ मैच हो रहा है, एक्शन, राइट। इसीलिए हमने जैनिज्म में उसको कंडक्ट पढ़ा था, कंडक्ट से याद किया था, KFC, राइट, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। बुद्धिज्म में एक्शन वाला याद रखना, बाकी कुछ भी मैच नहीं हो रहा दोनों में, राइट। तो याद रखना, ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एक्सरसाइज, मेमोरी, मेडिटेशन, ये सब बुद्धिज्म के अष्टांगिका मार्ग के वो है फीचर्स, ओके। एक मध्यम मार्ग भी है कि मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट और लग्जरी भी रहना है, ना ही बहुत ज़्यादा एसेटिज्म फॉलो कर लेना, मतलब एकदम ही संन्यास नहीं लेना है, और बहुत ही ज़्यादा माया में भी नहीं रहना है, ठीक है। तो मध्यम मार्ग को अपनाओ तो खुश रहोगे, ये बोला बुद्धिज्म ने। बुद्धा के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धा मतलब द एनलाइटेंड वन, धर्म मतलब एक डॉक्ट्रिन है कि धर्म होना चाहिए, संघ तो होता ही है, संघ, राइट। पाली टेक्स्ट में त्रिपिटका बहुत फेमस है, बुद्धिज्म टेक्स्ट में त्रिपिटका बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओके। और याद रखना, विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम्म पिताका, 3 तरह के हैं, राइट। विनय पिताका का मतलब जो मोनास्टिक कोड हैं, जो लोग जो हमारे वहाँ पे मोनास्ट्रीज में लोग रहते थे, उनके लिए क्या कोड बनाए गए हैं, वो विनय पिताका में बनाए गए हैं। सुत पिताका में जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स है वो है। अभिधम्म पिताका में क्या है? जितने में फिलोसफिकल एस्पेक्ट हैं बुद्धिज्म के, बुद्धा के जो रिलीजन को लेकर डिस्कोर्सेज हैं, वो सब अभिधम्म पिताक में रखे गए हैं। याद रखना, सुत्त पिताक के अंदर ही जो बाकी के निकाय हैं, ठीक है, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये सब कभी पूछे कौन से पिताक के अंदर है? सुत्त पिताक के अंदर है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। निकाय दिखा मतलब सुत्त पिताक के अंदर की बात हो रही है, ओके। और सुत्त पिताक, विनय पिताक, अभिधम्म पिताक, तीनों मिला के त्रिपिटक बनाते हैं। मिलिंद पन्हो एक बुक है जिसमें कंपाइल किया गया है मिलिंद, जो कि ग्रीक रूरल था, और बुद्धिस्ट सेंट नागसेना के कन्वर्सेशन को, तो मिलिंद पन्हो का नाम याद रखना। दीपावंसा एंड महावंसा ग्रेट क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका के, बुद्धिज्म से रिलेटेड, राइट। बाकी कुछ संस्कृत टेक्स्ट भी हैं बुद्धिज्म में, जैसे बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदर्य नंदा हो गया, राइट, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अश्वघोष के टेक्स्ट है। तो ये तीनों जो मैंने नाम लिए, इनको तो अंडरलाइन कर लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखना कि इनके राइटर्स का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्स्ट जो है वो बुद्धिज्म के रिलेटेड है, राइट। महाविभाष शास्त्र वासुमित्र ने लिखा, ठीक है। विशुद्ध मग्ग भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध घोष का विशुद्ध मग्ग, राइट। इसके अलावा मध्यामिका करिका नागार्जुन ने लिखा, ठीक है। और प्रश्न पारिमिता करिका नागार्जुन, जहाँ भी करिका करिका आ जाए मतलब नागार्जुन ने लिखा है।
तो हमने संस्कृत टेक्स्ट के 4 राइटर्स देखे, अश्वघोष, वासुमित्रा, बुद्ध घोष और नागार्जुना। अश्वघोष ने लिखे बुद्ध चरित्र, ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदर्य नन, ये सब अश्वघोष की किताबें हैं। महाविभाष शास्त्र वासुमित्र ने लिखा, राइट। विशुद्ध मग्गा किसने लिखा? बुद्ध घोष ने। और माध्यमिका करिका हो या प्रश्न परिमिता करिका हो, नागार्जुना ने लिखा। तो ये सारी चीज़ें 1-2 बार पढ़ लेना तो आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएंगी। प्रीलिम्स की एक और ख़ास बात है कि प्रीलिम्स में ना आपको चीज़ें बिल्कुल ही मेमोराइज़ करके जानी नहीं होती हैं। आप इस चक्कर में बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हो। याद रखना, मल्टीपल रिवीजन से खुद को इतना तैयार कर लो, ठीक है, कैसे भी ये वर्ड कनेक्शंस के थ्रू कैसे भी खुद को इतना प्रिपेयर कर लो कि चीज़ें ऑप्शन देख के याद आ जाए, राइट। प्रीलिम्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ऑप्शन आपकी आंखों के सामने होते हैं, आपको सही चीज़ें पहचाननी होती है। आपको सोचना नहीं होता कि अरे इसका आंसर क्या था। अगर आपने पढ़ा है, सामने लिखा है, तो देख के याद आ जाएगा, राइट। इसलिए उस हिसाब से पढ़ो कि मैंने इतना पढ़ लिया है क्या कि ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। देन इट्स वेल एंड गुड, लेट्स मूव अहेड। ओके, बुद्धिज्म के 2 सेक्ट्स हैं, हिनायान और महायान। दोनों में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। हिनायान को लेसर व्हीकल बोलते हैं, महायान को ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि हिनायान के जो लोग थे वो बुद्धा ने जो ओरिजिनल टीचिंग दी थी उस पर बिलीव करते थे, राइट। महायान के जो लोग थे वो थोड़ा सा बुद्धा को गॉड पोर्ट्री करने में लगे हुए थे। इन लोगों का आइडल वर्शिप वगैरह पे बिलीव शुरू हो गया था। ये संस्कृत लैंग्वेज को प्रेफर करते थे, जबकि ओरिजिनल लोग जो थे वो मेडिटेशन पे बिलीव करते थे, आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। पाली लैंग्वेज में फेवर करते थे। बुद्धा की ओरिजिनल टेक्स्ट की लैंग्वेज पाली में थी, राइट। तो ये सारे डिफरेंस थे महायान और हिनायान के बीच में। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तो जो भी ऑप्शन आएगा यू विल बी एबल टू डील विद दैट, राइट। याद रखना, हिनायान को सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया तक फैला हुआ था और श्रीलंका, बर्मा तक यही वाला रिलीजन गया था, हिनायान बुद्धिज्म, राइट। हिनायान के 2 सेक्ट्स हैं, वैभाषिका और सौतांत्रिका, राइट। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई सौतांत्रिका और वैभाषिका ये सब क्या है? ये सब सबसेक्ट हैं बुद्धिज्म के, या फिर स्पेसिफिकली पूछे तो हिनायान बुद्धिज्म के सबसेक्ट हैं, वैभाषिका और सौतांत्रिका, राइट। महायान में नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये चाइना, कोरिया, जापान तक जो फैला है वो महायान बुद्धिज्म है। ओके, महायान के भी 2 सबसेक्ट्स हैं, एक तो माध्यमिका या शून्यवाद जिसको बोलते हैं, जिसके फाउंडर नागार्जुना थे, और दूसरा योगाचार जिसके फाउंडर मैत्रेय नाथ थे, ठीक है। याद रखना, इसमें जो माध्यमिका या शून्यवाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यवाद के फाउंडर का नाम कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पहली बात तो याद रखनी है, शून्यवाद जो है ये महायान का सबसेक्ट है और फाउंडर शून्यवाद के नागार्जुन है, राइट। योगाचार के फाउंडर कौन है? मैत्रेय नाथ। तो इतनी चीज़ें आपको बुद्धिज्म के 2 सेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, हिनायान, महायान। इसके अलावा एक और सेक्ट है बुद्धिज्म का, वज्रयान। वज्रयान नाम क्यों है? ये थोड़ा सा ये लोग मैजिकल पावर, तंत्र मंत्र, इन सब पे बिलीव करते हैं, राइट। इसमें आपने देखा होगा तारा, गॉडेस तारा की पूजा होती है, राइट। तो नया सेक्ट बनाया तारा बुद्धिज्म करके। तो वज्रयान में तंत्र मंत्र की पूजा होती है, राइट। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल, बिहार वाले रीजन में बहुत पॉपुलर हुआ है वज्रयान। इसके अलावा थोड़ा बोधिसत्वास के बारे में जान लेते हैं। देखो, बोधिसत्वा कौन थे? महायान में मैंने बताया ना कि वो लोग आइडल वर्शिप करने लगे थे, बुद्धा की टीचिंग के अलावा भी और लोगों को भगवान मानने लगे थे, जैसे बोधिसत्वास को पूछते थे वो लोग। बोधिसत्वा किसको मानते थे? वैसे मॉन्स्टर्स जो कि सॉरी मॉन्स्टर बोल दिया मैंने, देखो। तो ऐसे लोग जो कि अटेन कर लेते थे, निर्वाण को अटेन करने की कैपेबिलिटी तो रखते थे, बट स्टिल वो निर्वाण अटेन नहीं करते ताकि वो अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसे लोगों को महायान में बोधिसत्व माना जाता था। मतलब वो चाहें तो बुद्धा की जितनी नॉलेज थी उतनी अचीव कर सकते हैं, ठीक है, वो निर्वाण अचीव कर सकते हैं, बट क्योंकि उनको पता है लोग सफरिंग कर रहे हैं, लोगों के प्रति उनके मन में कंपैशन है, इसलिए वो थोड़ा वेट करते हैं और लोगों को अपनी टीचिंग देते हैं। ऐसे लोगों को बोधिसत्व बोलते हैं। तो एक तरह से ये भी डीटी हो गए महायान में, राइट, कि ये सिर्फ हमारे लिए, हमें ज्ञान देने के लिए रुके हुए हैं। तो बोधिसत्व को भी पूजा जाता है उसमें। बोधिसत्व को बुद्धा के बराबर ही मानते हैं। ऐसे ही कुछ बोधिसत्व के नाम हैं, जैसे वज्रपानी इंद्र की तरह थे, ठीक है। थंडरबोल्ट, सिन और एविल को उस तरह से दंड देने वाले, वो वज्रपानी बोला गया उनको। ऐसे ही कुछ और भी बोधिसत्व है। औलिकेतेश्वरा, एक ऐसा लॉर्ड जो लुक्स डाउन, इनको पद्मपानी बोलते हैं, ठीक है, लोटस वियरर, काइंड हार्टेड गॉड है। मंजूश्री, मैत्रेय द फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। क्षितिग्रह, गार्जियन ऑफ पुर्गेटरीज। पर्गेटरी मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उनके गार्जियन कौन है? क्षितिग्रह, ठीक है। अमिताभ, बुद्धा ऑफ हेवन। तो याद रखना, औलिकेतेश्वरा, मंजूश्री, मैत्री, ये सब पूछा जा चुका है। हो सकता है इस बार क्षितिग्रह या अमिताभ या अमित्युषा में पूछा जाए, तो पता होना चाहिए ये सब बुद्धिज़्म के ही बोधिसत्वाद हैं, ठीक है। कभी भी जैनिज्म में क्लिक करके मत जाना इसको, ये सब बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, बोधिसत्वाद हैं ये लोग, राइट। वज्रपानी से लेके औलिकेतेश्वरा, मंजूश्री, मैत्रेय, क्षितिग्रह, ये सब बोधिसत्वाद हैं, याद रखना इसको।
मौर्यन डायनेस्टी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जाता है वो होता है रॉक एडिक्ट्स के बारे में। अशोका के जो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अशोका के 3 तरह के एडिक्ट्स थे, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स। तो उनके बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, राइट। जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे वो कहाँ कहाँ थे, अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये भी पता चलेगा कि वो सारी साइट्स मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड थी, अशोका से रिलेटेड थी, राइट। सोपारा, धौली, जोगाड़ा, येरागुदी, जूनागढ़, मानसेरा, राइट, शहबाजगढ़ी, कलसी, ये सब अशोकन साइट्स हैं, ये सब मौर्यन साइट्स हैं। आपको तभी पता होगा अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में से एक एक यहाँ पे मिले हुए थे। तो इन सारी लोकेशंस को मैप पे देखना है, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। अभी तुरंत मैप खोलो और ये सारी लोकेशंस को क्या करो, वहाँ पे पॉइंट करो, ओके। जोगाड़ा, धौली कहाँ है, उड़ीसा में है, सोपारा थाने महाराष्ट्र में है, कलसी देहरादून में। लोकेशंस मैच करने को दे सकते हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, राइट। तो इसलिए प्रिपेयर रहना। येरागुदी आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल में, जूनागढ़ गिरनार में है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये सारी लोकेशंस 14 मेजर रॉक एडिक्ट से जुड़ी हुई थी। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स बताते क्या है, जो वेरियस प्रिंसिपल्स है धम्मा के वो बताते हैं, ठीक है। हम एक एक करके याद भी करेंगे किस एडिक्ट में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको याद भी करवा दूंगा, राइट। फिलहाल इतना जान लो कि 14 रॉक एडिक्ट्स की लोकेशन क्या क्या है और कहाँ कहाँ है। इसके अलावा कलिंग में 2 रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, ठीक है। एक तो धौली में उड़ीसा में और जोगाड़ा भी उड़ीसा में, राइट। इसमें नए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर कलिंग वॉर, कलिंग में जो वॉर हुआ उसके बाद जो नया सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसा होगा, ये चीज़ हमें कलिंग के रॉक एडिक्ट्स से पता चलती है। कलिंग में 2 रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, एक धौली में और एक जोगाड़ा में, ओके। जोगाड़ा और धौली दोनों उड़ीसा में है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कलिंग की बात हो मतलब उड़ीसा की बात हो रही है। माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं हमें। माइनर रॉक एडिक्ट्स में अशोका की पर्सनल हिस्ट्री बताई गई है और जो उनका जो धम्मा फिलॉसफी थी उसकी समरी दी हुई है, राइट। तो कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स की भी साइट आपको बस पता होनी चाहिए कि सासाराम, मस्की, ठीक है, भाबरू, रूपनाथ और ये सिद्धपुर, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नाटका। तो ये सारी साइट्स कहाँ पे हैं, पहली बात तो सासाराम बिहार में है, ठीक। भाबरू बैरत ये राजस्थान में है, रूपनाथ एमपी में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, मस्की कर्नाटका में है। ये सब पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी साइट्स अशोकन साइट्स हैं, यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स मिले हैं माइनर अशोका के, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैप बनाओ और सबको पिन पॉइंट कर डालो, राइट। भाबरू बैरत रॉक एडिक्ट जो राजस्थान वाला है, ठीक है, इसमें बताया गया कि कैसे अशोका ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये भाबरू बैरत राजस्थान वाले में मिलता है हमें, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि ये इस बात का जिक्र कहाँ मिलता है कि अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे, तो भाबरू बैरत वाला जो रॉक एडिक्ट है माइनर राजस्थान में, वहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, राइट। तो हमने देखा रॉक एडिक्ट्स के बारे में। अभी हम देखते हैं पिलर एडिक्ट्स कहाँ कहाँ मिले हैं। 7 पिलर एडिक्ट्स हैं अशोका के, ठीक है। एक मेरठ दिल्ली रोड में मिलते हैं, दूसरा टोपरा दिल्ली में, तीसरा इलाहाबाद में, राइट, और लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज एंड रामपुरवा बिहार, ठीक है। ये तीनों जगहें बिहार की हैं। इलाहाबाद यूपी में मिला है, ठीक है। एक टोपरा से दिल्ली की रोड में मिलता है, एक मेरठ और दिल्ली की रोड में मिलता है। तो ये 7 हमें पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, राइट, याद रखना। इसमें रामपुरवा का पिलर एडिक्ट, लौरिया नंदनगढ़ का पिलर एडिक्ट, मेरठ दिल्ली का पिलर एडिक्ट, टोपरा दिल्ली का पिलर एडिक्ट, इनके बारे में कुछ चीज़ें गूगल कर लेना, दे आर इंपॉर्टेंट, ओके। 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स भी हैं। साइंस ऑफ अशोकाज फैंटेसिज्म अबाउट धम्मा, धम्मा का लेके क्या फैंटेसिज्म थी अशोका की, उसके साइंस दिए हुए हैं। वो माइनर पिलर एडिक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, सांची एमपी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 तराई पिलर एडिक्ट है जिसमें अशोका को बुद्धिज़्म की कितनी रिस्पेक्ट थी वो दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन, राइट। केव एडिक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बराबर केव एडिक्ट्स वाले इंस्क्रिप्शन। बराबर हिल्स कहाँ है, बिहार में है, जहानाबाद में, राइट। इसमें अशोकास के टॉलरेंस पॉलिसी को डिपिक्ट किया गया था। 14 रॉक एडिक्ट्स में कौन से रॉक एडिक्ट में क्या क्या चीज़ें थी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। कई बार मैच करने को देता है और कई बार कंफ्यूज कर देता है कुछ ना कुछ बोल के, राइट, कि ये बात रॉक एडिक्ट्स में थी कि नहीं। क्योंकि ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं तो 1, 2, 3, 4 से लेकर 14 तक आपको पता होना चाहिए किस रॉक एडिक्ट में किस चीज़ के बारे का जिक्र हुआ था, राइट। तो कोशिश करते हैं इसको अभी का अभी याद करने की। सबसे पहले फर्स्ट रॉक एडिक्ट को याद करो, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। फेस्टिव गैदरिंग जब होती थी तो उसमें एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था, उस पर बैन लगा दिया गया, राइट। ये फर्स्ट रॉक एडिक्ट में बोला गया। कैसे याद रखोगे, फर्स्ट मतलब 1, ठीक है, मतलब 1। तो अशोका ने सबसे पहले बोला कि एक भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, एक भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। तो आपको रहेगा फर्स्ट रॉक एडिक्ट में एनिमल सेक्रीफाइस की बात की गई थी, राइट। सेकेंड क्या बात किया गया, मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना,
ठीक है। तो इसमें मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने को बोला गया था, ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, इसको ऐड कर लेना, ओके। तो दूसरे रॉक एडिक्ट में अशोका ने बोला सेकंड में कि दोनों को मेडिकल सर्विसेज दो, ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी। इस तरह से सेकंड वाला याद रखना, राइट। फर्स्ट वाले में एक भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, सेकंड वाले में दोनों को मेडिकल सर्विसेज दो, दोनों का सोशल वेलफेयर करो, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, राइट। तो सेकंड में दोनों को और फर्स्ट में एक भी, इससे फर्स्ट और सेकंड तो याद हो गया आपको। थर्ड में रेस्पेक्ट देने की बात बोलेगी ब्राह्मण्स को, यानी कि तीनों को रेस्पेक्ट दो, ब्राह्मण्स को भी, फैमिली को भी, फैमिली यानी कि पेरेंट्स को भी, राइट, और अपने फ्रेंड्स को भी, तीनों को रेस्पेक्ट दो। थर्ड में तीनों को रेस्पेक्ट देने की बात हुई, ब्राह्मण, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, तीनों को रेस्पेक्ट देने की बात कब करी गई? थर्ड रॉक एडिक्ट में। तीनों, दोनों, एक भी, याद हो गया ना। फोर्थ रॉक एडिक्ट में यहाँ जो लिखा है इसको काट दो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। फोर्थ में एक्चुअली क्या बोला गया कि चारों तरफ शोर मचा दो कि अब बेरी घोष नहीं, अब धम्म घोष चलेगा, धम्म घोष चलेगा, राइट। मतलब फोर्थ रॉक एडिक्ट में बेरी घोष को रिप्लेस किया गया था धम्म घोष से, राइट। मतलब बेरी घोष मतलब वॉर ड्रम्स, अब युद्ध नहीं होंगे, अब धर्म का राज होगा। तो चारों तरफ ये शोर मचा दिया गया कि अब बेरी घोष की जगह अब धम्म घोष चलेगा, वॉर ड्रम्स की जगह अब हमारे पीसफुल रहेगा समाज, राइट, धम्म का राज होगा। तो यही है, फोर्थ में बेरी घोष को रिप्लेस किया गया धम्म घोष से, ये चीज़ याद रखना, चारों तरफ शोर मचा दिया गया इस चीज़ का, ठीक है। फर्स्ट में एक भी एनिमल नहीं सेक्रीफाई होगा, सेकंड में दोनों को, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को मेडिकल सर्विस मिलेंगी। थर्ड में तीनों को रेस्पेक्ट करनी है, ब्राह्मण्स की भी, पेरेंट्स की भी और फ्रेंड्स की। फोर्थ में जो है बेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस किया गया, इस चीज़ का चारों तरफ शोर मचा दो। तो ये चारों स्टार्टिंग के तो याद हो गए आपको, राइट। साथ के साथ एक पेपर पेन लेके बैठा करो, जो बोलूँ उसको लिखते जाया करो, तभी जाके चीज़ें याद होंगी। फिफ्थ रॉक एडिक्ट में बोला गया कि धम्म महामात्रास को अपॉइंट करो, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, मतलब रिलीजियस ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बात करी गई फिफ्थ रॉक एडिक्ट में। तो याद रखना, इस तरह के टोटल 5 धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया गया, 5 रिलीजियस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। ये सच नहीं है, बट याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ 5 ही रिलीजियस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, ताकि आपको याद रहे कि फिफ्थ रॉक एडिक्ट में रिलीजियस ऑफिसर्स की बात हुई थी, धम्म महामात्रास की बात हुई थी, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू सिक्स रॉक एडिक्ट। सिक्स में बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट करो, और ज़्यादा वेलफेयर मेजर्स लो, ठीक है, और ज़्यादा वेलफेयर मेजर्स लीजिए। एफिशिएंट को और ज़्यादा, सभी किंग को रिपोर्ट करो कहाँ पे काम सही से चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाओ, ठीक है, वेलफेयर मेजर्स को बूस्टअप करो। ये सारी चीज़ें ऑर्डर्स दिए गए धम्म महामात्रास को। ये किस में बोला गया? सिक्स रॉक एडिक्ट में। तो आप सोचो ना, कहीं पे अगर किसी देश का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट हो जाए, वहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाए अच्छी अच्छी, तो मतलब वहाँ पे अच्छे दिन आ गए, राइट। तो अच्छे दिनों की बात हुई है 6 वाले रॉक एडिक्ट में, और रॉक एडिक्ट 6 में अच्छे दिनों की बात हुई है, इस तरह से याद रखना, राइट। तो आपको याद रहेगा। 7th को तो याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि इन्होंने बात की है टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट की। 7th रॉक एडिक्ट में बोला गया कि सभी धर्मों को लेके टॉलरेंस होना चाहिए सबके मन में, मतलब सभी धर्म साथ साथ हैं, ठीक है, हम सब साथ साथ हैं, कोई आपस में एक दूसरे के लिए हेट्रेड नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, राइट। तो साथ साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं की बात की गई रॉक एडिक्ट 7 में, ठीक है। रॉक एडिक्ट 8 में बात की गई है धम्म यात्रास की। अशोका अपनी पहली धम्म यात्रा पे निकले थे और बोधगया गए थे। इसका मेंशन कहाँ पे है? रॉक एडिक्ट 8 में, कि अशोका की पहली धम्म यात्रा थी वो बोधगया की तरफ, ठीक है। बोधगया और बोधि ट्री उन्होंने विजिट करा था, राइट। तो याद रखना, अशोका अपनी धम्म यात्रा पे कितने बजे निकले थे? बोधगया अशोका कितने बजे गए थे? शाम को 8 बजे निकले थे, इस तरह याद रखो, राइट। 9th में क्या है? 9th रॉक एडिक्ट में बोला गया कि मीनिंगलेस सेरेमनीज और रिचुअल्स नहीं होने चाहिए, मतलब नो सेरेमनीज, नो रिचुअल्स, नो को नौ लिख सकते हो, नो सेरेमनीज, नो रिचुअल्स, राइट। तो 9 याद रखना, ठीक है, या सेरेमनीज नहीं होगी, 9 रिचुअल्स नहीं होंगे, 9 या नो कैसे भी करके 9 को याद रखना बस, ठीक है। नो सेरेमनीज, नो रिचुअल्स, ये रॉक एडिक्ट 9 में बोला गया, ओके। रॉक एडिक्ट 10 बात करता है कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वॉर। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रॉक एडिक्ट 10 का ये है कि ये हर तरह की डिज़ायर्स को कंडेम करता है। फेम की, राजाओं में क्या होती है? फेम की चाहत, ग्लोरी की चाहत, इस तरह की डिज़ायर्स किसी राजा में है तो उसको कंडेम करता है रॉक एडिक्ट 10, राइट। इसकी जगह आप धम्मा को पॉपुलराइज करो, फेम और ग्लोरी को नहीं। तो डिज़ायर को कौन कंडेम कर रहा है? रॉक एडिक्ट 10 इज इक्वल टू डिज़ायर,
10 डिज़ायर सुनने में एक जैसा लगता है ना, तो 10 में आप डिज़ायर की जगह धम्म को पॉपुलराइज करो, ये बोला गया है, ठीक है। यानी कि जीतो युद्ध धम्म से जीतो, ठीक है, युद्ध से मत जीतो, धम्म को पॉपुलराइज करो, धम्म के थ्रू जीतो। तो ये हमने 10 रॉ क्रेडिट तो याद कर लिए, राइट। 11th रॉ क्रेडिट सिंपल है, हमने धम्म पॉलिसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करा है, मतलब एक एक करके हमने धम्म पॉलिसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, एक एक मतलब 11, ओके। कुछ लोगों ने ऐसे एक एक देखते ही विश मांग ली है, मुझे पता है। 12 वाले रॉ क्रेडिट 12 में क्या बोला गया, फिर से टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट। ये बात तो हम भाई साथ में पढ़ चुके थे ना कि हम साथ साथ हैं। अब आप बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहे हो, इसलिए 12 में डाल दिया, क्योंकि बार बार भाई एक ही बात बोल रहे हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, तो बार बार मत बोलो कि हम साथ साथ हैं। तो 7 और 12 में एक ही बात की गई, ये चीज़ याद रखना, ओके। बाकी ये 13th रॉ क्रेडिट में कलिंग वार का मेंशन है, तो बहुत पॉपुलर चीज़ है, आपको पता ही होगा, इसको देख लेना कि लास्ट 13th वाले में कलिंग वार का जिक्र कौन से रॉ क्रेडिट में हुआ है, तो 13th में हुआ है, ये हमेशा याद रखना। और 14th में बताया गया है कि जो रॉ क्रेडिट्स हैं ये पूरा का पूरा ऑन गोइंग इंस्ट्रक्शंस हैं अशोका की, उसकी समरी है, मतलब जो भी टीचिंग्स ऊपर है उन्हीं की इंग्रेविंग्स 14th में करी गई है। तो 14th ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये 13 आपको याद रखने हैं मोटे मोटे, राइट। तो आई होप आपको याद हुआ होगा, एक बार फिर से रिवाइज करो जो मैंने बताया, तो चीज़ें याद रह जाएंगी लॉन्ग टर्म तक। इसके अलावा मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ और चीज़ें जान लो। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती थी जिनको सेतुबंध बोलते थे, राइट। मॉडर्न टाइम में स्टेट की मोनोपोली होती थी, माइनिंग पे, फॉरेस्ट पे, सॉल्ट पे, सेल ऑफ लिक्वर पे, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स पे, इन सब पे स्टेट की मोनोपोली थी मॉडर्न टाइम पे, ये चीज़ याद रखना। मॉडर्न टाइम में सोहगौरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोहगौरा कहाँ है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ठीक है। और महास्थान का इंस्क्रिप्शन है एक, जो कि रिलीफ मेजर्स की बात करता है फेमीन के टाइम पे। महास्थाना बांग्लादेश की साइट है और सोहगौरा यूपी की साइट है, दोनों ही मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड साइट है, ये याद रखना। सोहगौरा एक बार पूछा भी जा चुका है, इस बार क्या बता महास्थाना पूछ लिया जाए और दे दिया जाए बांग्लादेश में है कि यूपी में है, तो बोलते ना बांग्लादेश में है, और मॉडर्न टाइप का इंस्क्रिप्शन है, राइट। महास्थान और सोहगौरा दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं, जैसे कि बारूकक्ष, भारोच बोलते हैं जिसको, ठीक है, सोपारा वेस्टर्न कोस्ट पे, ताम्रलिप्ति ईस्टर्न कोस्ट पे। तो इसमें पहली बात तो याद रखना है कि ये मॉडर्न टाइम के पोस्ट है, इनफैक्ट ताम्रलिप्ति वगैरह तो आपको गुप्ता टाइम में देखने को भी मिलेंगे, बट याद रखना कि ये एंशिएंट इंडिया के पोर्ट्स हैं, सोपारा, ताम्रलिप्ति। सोपारा वॉज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड ताम्रलिप्ति वॉज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ये भारोच तो पता ही कि वेस्टर्न कोस्ट पे गुजरात वाला रीजन, राइट। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम रखना है एंशिएंट इंडिया के, अभी और भी पोर्ट्स आगे बताऊंगा मैं, ओके। इसके अलावा मॉडर्न टाइम में जो पंच मार्क कॉइन्स होते थे वो यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज़ होते थे, और ये पंच मार्क कॉइन्स मोस्टली सिल्वर के होते थे। इतनी बातें हमने मॉडर्न एम्पायर कर ली। कल से हम गुप्ता एम्पायर और मेडिवल हिस्ट्री को कल फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद परसों हम मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश करेंगे। कल वाला लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस लेक्चर पर इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज करो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।